मुंबई के सबसे खतरनाक गैंगलॉर्ड से बनने वाले एमएलए उर्वन गौली को एक खसूसी तर्ज पर एमसीओसी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई। 12 अगस्त 2013 और साबिक शिवसेना के कत्ल के इल्ज़ाम में इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सेना के कारपोरेटर कुमला कुमार जेम्स डेकर को इसने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अरुण गौली पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने जेम्स डेकर को कत्ल करने के लिए अपने आदमियों को 30 लाख रुपए दिए थे। ज़मीन के एक टुकड़े से मुतल्लिक तनाज़ा पर वो और 11 दीगर कसूरवार पाए गए। अदालत ने गौली को 20 साल के लिए जेल भेज दिया। कत्ल गारतगिरी के लिए गौली को 10 साल और भत्ताखोरी के लिए 10 साल, कुल मिलाकर 20 साल के लिए अरुण गौली को जेल की हवा खाना पड़ी। महाराष्ट्र की जेल सबसे बड़ी जेलों में से एक है और अरुण गौली को अपनी एड़ियां ठंडा करने और मसालादार सालन पकाते पाया गया। वो वाहिद जगह थी जहां वो दूसरे गैंगस्टरों के साथ बगैर लड़ाई हाथापाई के आराम कर सकते थे। उस दौर का सबसे बड़ा क्राइम रिपोर्टर होने की वजह से मैं अरुण गौली का इंटरव्यू लेना चाहता था और इस मकसद के लिए मुझे रात की 12 बजे की ट्रेन पकड़ना थी। इस वक्त क्राइम रिपोर्टर बने मुझे बमुश्किल 2 साल ही हुए थे और मेरी एहलिया भी इसी शोबे से ताल्लुक़ रखती थी। लिहाजा मैंने अपनी तरक्की के लिए अरुण गौली का इंटरव्यू लेने की ठान ली। इसका इंटरव्यू लेने के लिए मेरी जिससे सबसे ज़्यादा मदद की वो मेरे बॉस साई सुरेश सेवास्वामी थे। इस वक्त जो नई लॉन्च शुदा एक्सप्रेस न्यूज़ लाइन के एडिटर थे। मुझे अपनी शोहरत पाने के लिए किसी न किसी तरह अरुण गौली का इंटरव्यू करना ही था, लेकिन ये सब कुछ जितना आसान नज़र आ रहा था इतना बिल्कुल भी नहीं था। उस वक़्त के भारतीय महाराष्ट्र के लोग भी अरुण गौली की खबरें सुनने के लिए बेताब बैठे हुए थे और अगर मुझे ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचना था तो मुझे किसी न किसी तरह भी अरुण गौली का इंटरव्यू करना ही था। मुझे उस वक़्त बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि मुखालिफ क्राइम रिपोर्टरों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, दम है तो जा, अरुण गौली का इंटरव्यू जेल में करके दिखा। अगर आप में हिम्मत है तो जाओ और इंटरव्यू ले लो जेल में गौली के साथ, इसने मुझसे कहा। और इस तरह मैंने टटाई से औरंगाबाद का रुख किया। इस बात का यकीन नहीं क्या मैं इंटरव्यू को पहले जगह पर रखूँगा और हैरान हूँ कि कैसे मैं जेल में ज़ाब्ते को कायम रख सकूँगा। मैं गैंग से राब्ता हासिल करने के लिए पहले डुगडुगी चाउल पहुँचा और आखिरकार मिल गया। संतोष से तारुफ करवाया। मैं इतना नादान था कि जब इसने पूछा डैडी को मिलना है, मैंने वाक़यातन सोचा था कि वो पूछ रहा है कि क्या मैं इसकी बजाय इसके वालिद से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही संतोष हंस पड़े और मुझ पर वाज़े किया कि मेरे वालिद का इंटरव्यू लेना आपके लिए आखिरी मौत साबित हो सकता है। मीटिंग तरतीब दे दी गई थी। उस वक़्त मैं महज 27-28 साल का था और आज तक मैंने किसी भी जेल का अंदर से मुजाहरा नहीं किया था। हर सिवल एक हैरत अंगेज़ किला था जो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झूम रहा था और मैं इंटरव्यू के बारे में भी काफ़ी परेशान था, जबकि बाकी सब लोगों को फर्श पर बिठाया गया था। मेरा राब्ता ऐसा लगता था कि वो फरार हो चुका है। मुहाफ़िज़ों की तवज्जो मेरी तरफ थी और मैं अरुण गौली का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब से बेताब तर होता चला जा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं मुंबई के इतने बड़े डॉन का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। मेरे तो जैसे पसीने ही छूट चुके थे। मेरे दिल की धड़कन जैसे मेरे काबू में ना रही थी और मेरी आंखों से लेकर पाँव तक पसीने छूटे हुए थे। जेल का अटेंडेंट मुझे एक कमरे में ले गया और मुझे वहाँ बैठने के लिए कहा। मेरा गला सूखा जा रहा था और मैं वहाँ बैठा इर्द गिर्द की दीवारों को बगौर देख रहा था और वहाँ के माहौल का जायज़ा भी ले रहा था। वहाँ पर बैठा मैं ये बात भी सोच रहा था कि इस इंटरव्यू लेने के सिलसिले में मेरी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और मुझे किस कदर धमकियों का सामना भी करना पड़ेगा।
یہ جو کمرہ ہمیں دیا گیا تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا، صرف 2 کرسیاں اور ایک بوسیدہ بینچ پڑا ہوا تھا۔ وہ پولیس آفیسر جس نے مجھے یہاں کمرے تک لانے کے لیے میری رہنمائی کی تھی، کمرے میں آیا اور مجھ سے رابطہ کر کے کہنے لگا، براہ کرم یہاں انتظار کریں، ڈیڈی آ جائیں گے۔ جبکہ میں اشکبار تھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خاکی وردی پہنے لوگ ارن گولی کو ڈیڈی کہہ کر کیوں پکار رہے ہیں۔ ہم گولی کے پیش ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک ہم نے سائرن بجنے کی آواز سنی اور ایک ہلکے نقش قدم کی طرح جیسے عورت یا بچہ چل رہا ہو۔ ہم نے اوپر دیکھا اور ایک پتلا گھونگھٹا آدمی دیکھا جس کا قد 5 فٹ سے کم ہے، کمزور لیکن صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے، سفید کرتا اور پاجامہ، ہمارے روم میں آ گیا۔ ایک نیروین ٹوپی جس نے اپنے لباس کو مکمل کیا ہوا تھا۔ اس آدمی نے اپنی مونچھوں اور سر کے بالوں کو اچھی طرح تیل لگایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ آنے والے 2 پولیس اہلکار جو دیکھنے میں صاف نظر آ رہے تھے کہ اس کے خوف سے پگھلے جا رہے ہیں، وہ قیدی کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ گولی اچھی طرح سے نمودار ہوا۔ اس کے ظاہری حلیے سے یہی نظر آتا تھا کہ وہ جیل میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ساتھ کھڑے ہوئے پولیس اہلکار نے کہا کہ دیکھو ڈیڈی آ گیا ہے۔ ڈیڈی کے پاس پہنچا، مجھے اپنا صدمہ چھپانا پڑا۔ میں نے صرف اس شخص کی تصاویر دیکھی تھیں اور ان تصاویر کو اپنے ذہن میں یاد کر کے مجھے ایک زوردار صدمہ لگا اور میری روح کانپ اٹھی۔ لیکن اس شخص کی آنکھیں بڑی دلچسپ تھیں، اس میں دھوکہ دہی اور بہت سے راز پوشیدہ تھے۔ وہ آنکھیں جو زندگی بسر کرتی تھیں اور زیادہ تر پیاسی ہی لیتی تھیں۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ارن گولی نے اس اشارے میں ہاتھ جوڑ دیا۔ ہاں بول، کیا چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ اس طرح تھے جیسے وہ ایک شہنشاہ تھا جس میں بڑے پیمانے پر بات کی جا رہی ہے اور میں ایک عاجز نوکر اس سے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یقین کیجیے کہ میرے سر کی چوٹیں آسمان کو پہنچ رہی تھیں۔ میں فوراً ہی وہاں کھڑا ہو گیا۔ اعلیٰ سیکیورٹی جیل میں ٹاڈا ملزم کے سامنے میں کھڑا تھا۔ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ اپنی کپ کپاتی زبان میں کہے تھے۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے ہی مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور مجھے چائے اور ناشتے کی پیشکش کی۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں آپ کے پیسے سے کچھ بھی نہیں پینا چاہتا۔ یہ الفاظ کہنے کے لیے مجھے اپنی تمام تر طاقت اکٹھی کرنا پڑی۔ اندر ہی اندر سے میں پوری طرح کانپ رہا تھا اور ارن گولی کے سامنے خود کو ایسا محسوس ہوا رہا تھا کہ میں بالکل مطمئن ہوں، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ اس وقت میری حالت کیا ہو رہی تھی۔ ارن گولی اس وقت دیکھنے میں ایک دبلا پتلا معصوم انسان ہی نظر آتا تھا، لیکن اس کے کارنامے اس کی ظاہری شکل و صورت کے بالکل ہی مختلف تھے اور اس کی دہشت سمندر پار بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے ڈاؤن کا انٹرویو کرنے کے لیے مجھے ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا اور میں اپنے ذہن میں تمام سوالوں کو یاد کرنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں ارن گولی کی آواز آئی، اوئے کاکے، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے میرے بارے میں؟ یہ سنتے ہی جیسے میرے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو۔ میں نے ایک گلاس پانی پیا اور انٹرویو شروع ہو گیا۔ میں اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے تمام تیز تر سوالات اس پر ڈال رہا تھا۔ میں نے اس کے حریفوں کے بارے میں بات کی اور اس کے تمام گینگ لارڈ، داؤد ابراہیم اور وہ لوگ جو بال ٹھاکرے کے ساتھ اس کے ساتھ خون ریزی میں شریک تھے، یہ تمام تر سوالات اس سے پوچھ ڈالے، جیسے ٹھاکرے، بمبئی پولیس وغیرہ وغیرہ۔ انٹرویو کے دوران ہمیں ایک پولیس اہلکار مداخلت کر گیا اور میرا جو سٹیمنا بنا ہوا تھا وہ پاش ہو گیا۔ جیلوں کا آئی جی ان کے بارے میں جاننے ہی والا تھا کیونکہ اس نے اپنی بیرکوں میں واپس جانے کو کہا۔ ارن گولی نے وہاں کے پولیس اہلکار کو ایک زوردار گالی نکالی اور چیختا ہوا، اپنے بھویں سکیڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ پہلی بار تھا
जब मैंने खाकी वर्दी पहने एक पुलिस एहलकार को नामर्दी का मुजाहरा करते हुए देखा। अरुण गौली की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पुलिस एहलकारों के दरमियान जेल में बैठे हुए एक सहाफ़ी के सामने उनको गंदी गालियां दे रहा था और किसी की हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि अरुण गौली को रोका जाए। मैंने वापस आकर तमाम कहानी तफसील से लिखी, पूरे 8 सफ़ों पर मुश्तमिल एक कॉलम लिख डाला और जो सवालात मैंने उससे पूछे थे अच्छी तरह याद दहानी के बाद उन्हें अपने कॉलम में महफूज कर लिया। मेरी कहानी की सुर्खी ये थी, एक बहुत बड़ा रंग और रोना पैदा हो गया। इत्तफाक से गौली अपने वादे पर कायम रहा और वो सियासतदान बन गया। पहली बार इसे कुछ हज़ार वोट मिले थे, लेकिन मेरे पुलिस एहलकार दोस्त इंसदादे दहशतगर्दी की देर से स्क्वाड ATS के सरबरा हेमंत कारकारे ने मुझे मुतनब्बा किया कि गौली को MLA बनने में सिर्फ 2 ही इंतखाबात दरकार हैं। करकारे एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर था, वो बिल्कुल ठीक था। जुराइम के इस वक्त जॉइंट कमिश्नर रणजीत सिंह शर्मा को तलब किया गया। मुझे क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचना था और मुझसे इसका इंकशाफ करने के लिए कहा गया कि मैंने अरुण गौली का इंटरव्यू लेने के लिए ये तमाम इंतजामात कैसे किए थे। जेल के अंदर चले जाओ और अपनी कहानी शुरू करो। मैंने फलियां फेंकने से इनकार कर दिया। मैंने शाइस्ता ज़ुबान से कहा कि वो दफ़ा 60 के तहत मेरे खिलाफ समन जारी कर सकता है, हिंदुस्तानी सबूत एक्ट 1872। मैंने कहा, जनाब अगर आप चाहें तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मुझे ये मत बताओ। मैं तुम्हें कुछ महीनों के लिए सलाखों के पीछे तक भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ये इंकशाफ नहीं कर सकता कि मुझे ये इंटरव्यू कैसे मिला। मिस्टर रणजीत सिंह शर्मा एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे और जब उनको मालूम हो गया कि मैं अपनी बात पर अटल हूँ और मीडिया और पुलिस के माबैन तसादुम कराने के लिए नहीं आया, वो मेरी फ़िक्र में मुब्तला हो गया और मुझे ख़बरदार किया, गौली गैंग से मोहतात रहो क्योंकि उससे तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन सकती है। जब गौली की ज़मानत हो गई, जेल से रिहा होते ही गौली ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, ओए काके मेरी बात सुन, तेरे इंटरव्यू के बाद मैंने मुतअद्दिद जेलकारों के तबादले कर दिए और इसकी वजह से मैंने उनकी ज़िंदगी गमज़दा कर दी। मैं खुशकिस्मत था कि बच गया और दिल में दुआ कर रहा था कि गौली का कहर मुझ पर नहीं बरसा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का सहाफ़ी दोस्त मतीन हफीज़ और एक एशियन एज की आंदित्यार आसमामी मिल गई थी। अरुण गौली और गैंग के ज़रिए मुश्तमिल तमाम न्यूज़ को इकट्ठा किया गया और अरुण गौली मुझे तमाम तर गुफ्तगू से आगाह कर रहा था। आंदिता ने इस बारे में एक कहानी लिखी थी। गौली की सियासी पार्टी कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रही थी और इस बात के गुस्से में गौली ने उसे मौत की नींद सुला दिया था और फिर इसने मुझसे कहा, रिपोर्टर को ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। अरुण गौली के ये तमाम तर अल्फाज मेरी तरह मुतनब्बा कर रहे थे कि मैंने इसका इंटरव्यू लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब शायद मुझे अपनी जान की कीमत अदा करना होगी। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।